प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास में आपके मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल में हम अध्ययन कर रहे थे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश में जहांगीर जो अपना टॉपिक था वो पिछले लेसन में समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शाहजहां। शाहजहां जिसका शासनकाल माना जाता है 1627 से 1658 ईस्वी। तो शाहजहां के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियों का पहले अध्ययन कर लेते हैं। जन्म बताया जाता है कि 1592 ईस्वी में इसका जन्म होता है। बचपन का नाम खुर्रम, मां जगत गोसाई, जो कि किसकी पुत्री थी? मारवाड़ का जो शासक था मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। पिता जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? खुद जहांगीर ने। अहमदनगर पर जब इसने विजय प्राप्त की थी तब जहांगीर की उपाधि, शाहजहां की उपाधि जहांगीर द्वारा इसे दी गई। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जो किसकी पुत्री थी? नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी और जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध है। मुमताज महल के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी और उसी की याद में 1632 ईस्वी में इसने ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया था। 31 में मृत्यु, 32 से ताजमहल इसकी याद में, जो कि आगरा में है, यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया था 1632 ईस्वी में, जो कि 1653 ईस्वी में कंप्लीट हुआ और लगभग इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे और उस समय बताया जाता है कि 9 करोड़ रुपए इस ताजमहल के निर्माण में खर्च हुए। इसका वास्तुकार अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी और प्रधान मिस्त्री जो था वो था ईसा खां। रिपीट कर रहा हूं वापिस, अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खां की पुत्री यानी नूरजहां के भाई की पुत्री से विवाह हुआ था इसका, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी और उसी की याद में शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया। 32 से 1653 ईस्वी तक कंप्लीट हुआ था। लगभग 22 वर्ष लगे थे और उस समय बताया जाता है कि 9 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। इसके वास्तुकार अहमद लाहौरी थे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी और प्रधान शिल्पी था ईसा खां। और ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के पश्चात इनके हाथ कटवा दिए थे। अब देखिए, शाहजहां व अर्जुमंद बानो बेगम
जो कि इसकी पत्नी थी, से इतिहासकार कहते हैं कि 14 संतानें उत्पन्न हुई। और कहा जाता है कि मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वो प्रसव पीड़ा के कारण ही बताई जाती है। तो 14 संतानें थी, जिसमें से 7 जीवित रही। 7 संतानें जो जीवित रही थी उसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्र दारा शिको बहुत ही योग्य पुत्र था शाहजहां का। औरंगजेब लेकिन कूटनीति में औरंगजेब उससे आगे था। शाह शुजा और मुराद, ये 4 पुत्र थे और पुत्रियों के बारे में बताया जाता है जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ये 4 पुत्र और 3 पुत्रियां शाहजहां के थे। अब देखिए, कहा जाता है, अभी भी ये कहावत है जो हकीकत है, बेटियों को सबसे ज़्यादा स्नेह पिता द्वारा मिलता है। और देखिए, कहा जाता है कि शाहजहां के अंतिम समय में किसी भी पुत्र ने उसकी सेवा नहीं की थी। और ये जो पुत्री थी जहां आरा, इसने लगभग 8 वर्षों तक शाहजहां की सेवा की थी, क्योंकि चारों जो पुत्र थे वो तो उत्तराधिकार संघर्ष में लिप्त थे, पिता का ख्याल नहीं था इन्हें। तो इसी पुत्री ने 8 वर्षों तक अपने पिता शाहजहां की सेवा की थी, जो आज भी एक इतिहास में अमर स्थान है। अब देखिए, ये हो गई शाहजहां की प्रारंभिक जानकारियां। अब शाहजहां सम्राट कैसे बनता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। पिछले जैसे मैं आपको बताया था मैंने, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? लाहौर में। और वहीं शाहदरा रावी नदी के तट पर उसे दफना दिया जाता है, जहां जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। और वहां जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो उस समय क्या करता है? नूरजहां जो इसके पास होती है, नूरजहां, ये जहांगीर मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर के पास। अब नूरजहां जो साथ ही होती है और शहरयार भी साथ होता है, तो नूरजहां क्या करती है? नूरजहां शहरयार को सम्राट घोषित कर देती है। शहरयार जो कि जहांगीर का पुत्र था और नूरजहां का दामाद था, अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किया था इसके साथ ताकि कठपुतली शासक बन जाए। तो ये तो इसको सम्राट घोषित कर देते हैं। और शाहजहां उस समय क्या होता है? शाहजहां कहाँ था? दक्षिण में। लेकिन आसफ खां उस समय मुगल दरबार में था। तो सारी परिस्थितियां आसफ खां संभाल रहा था। आसफ खां चाहता था कि मेरा दामाद शाहजहां सम्राट बने, और शाहजहां उस समय मुगल दरबार में नहीं था, दक्षिण में व्यस्त था। तो आसफ खां सारी परिस्थितियां शाहजहां के अनुकूल करने की कोशिश करता है, जो सफल रहती है। अब आसफ खां क्या करता है?
दावर बख्श, जो कि कौन था? जहांगीर के पुत्र खुसरो का पुत्र था। तो आसफ खां क्या करता है? मुगल दरबार में शांति छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है, राज सिंहासन खाली है। आसफ खां कुछ अमीरों को अपने पक्ष में करता है और अपने पक्ष में करके दावर बख्श को सम्राट घोषित कर देता है। और दावर बख्श को सम्राट घोषित करता है तो लगभग कहा जाता है कि 4 माह तक यह मुगल सम्राट बनता है, क्योंकि शाहजहां उस समय दक्षिण में बिजी था और दरबार में पहुंचना उसके लिए उस समय पॉसिबल नहीं था। और इसके पश्चात क्या करता है? शाहजहां दक्षिण से ही आसफ खां को संदेश भेजता है, भाई आप दुश्मनों का सफाया कीजिए, मैं मुगल दरबार में आ रहा हूं। तो उधर आसफ खां को सूचना मिलती है कि शहरयार सेना तैयार कर आ रहा है। तो आसफ खां भी मुगल सेना तैयार करता है। दोनों के मध्य लाहौर में युद्ध होता है और शहरयार पराजित होता है। पराजित होने के पश्चात उसकी आंखें निकलवा दी जाती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कौन उतारता है? आसफ खां। अब इसके पश्चात आसफ खां क्या करता है? मुगल दरबार में जाता है, दावर बख्श व जितने भी प्रतिद्वंदी होते हैं शाहजहां के, सबका खात्मा कर देता है। फिर शाहजहां राज्य में प्रवेश करता है और अपना राज्याभिषेक करता है। फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक होने के पश्चात आसफ खां, जो कि इसका ससुर था, उस ससुर को 8000 का जात व 8000 का सवार पद प्रदान करता है और इसे वजीर बना देता है। इसके अलावा एक और सहयोगी होता है महावत खां, इसे 7000 का जात व 7000 का सवार पद देकर खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। तो इस प्रकार शाहजहां अगला मुगल सम्राट बनता है। रिपीट कर रहा हूं वापिस, जहांगीर की मृत्यु 1627 में लाहौर में हो जाती है, सादरा में दफना दिया जाता है। वहां नूरजहां क्या करती है? शहरयार को सम्राट घोषित कर देती है। इधर शाहजहां दक्षिण में होता है, लेकिन उसका ससुर मुगल दरबार में था, वो शाहजहां की अनुकूल परिस्थितियां तैयार करता है और क्या करता है? खाली राज सिंहासन में अमीरों के सहयोग से खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सम्राट बना देता है। और जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? बलि का बकरा, क्योंकि सम्राट बनाना नहीं था, राज सिंहासन खाली था, अतः इसे बलि का बकरा बनाया जाता है दावर बख्श को। फिर क्या करता है? शहरयार जब सेना लेकर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है तो आसफ का आक्रमण करता है। लाहौर में दोनों में युद्ध होता है, शहरयार पराजित होकर मार दिया जाता है, एक प्रतिद्वंदी समाप्त। उधर शाहजहां आदेश देता है कि जितने भी प्रतिद्वंदी है सबको समाप्त कर दो। क्या करता है आसफ खां? दावर बख्श को मारता है, जितने भी प्रतिद्वंदी होती है सबको समाप्त करता है। इस प्रकार 4 माह तक शासक रहता है दावर बख्श, जो इतिहास में बलि के बकरे के नाम से जाना जाता है। फिर शाहजहां मुगल दरबार में आता है, फरवरी 1628 में अपना राज्याभिषेक करवाता है और जो सहयोगी होते हैं आसफ खां 8000 जात, 8000 का सवार और वजीर पद देता है। एक महावत खां जो सहयोग करता है 7000 का जात, 7000 का सवार पद देकर खान खाना की उपाधि देता है। इसके अलावा जो नूरजहां जो होती है, नूरजहां के बारे में बताया जाता है कि इसे 2 लाख वार्षिक पेंशन भोगी बनाकर लाहौर भेज दिया जाता है।
और लाहौर में ही वही दान दक्षिणा करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तब 1645 ईस्वी में मृत्यु नूरजहां की। इस प्रकार यह मैटर भी क्लोज। अब शाहजहां का शासन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शाहजहां का काल लिखा है 1627 से 58 ईस्वी तक और राज्याभिषेक तो 1628 में हुआ है। इतिहासकारों ने दाऊद बख्श के काल को नहीं माना है, क्योंकि ये तो बलि का बकरा था। सम्राट उसी समय शाहजहां बन जाता है। इसके पश्चात जहांगीर का चैप्टर समाप्त होता है और शाहजहां सम्राट बनता है। सम्राट बनने के पश्चात अब शाहजहां क्या करता है? शाहजहां साम्राज्य विस्तार करता है। साम्राज्य विस्तार, सम्राट बन गया। साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या करता है? पहले वो दक्षिण अभियान करता है। दक्षिण अभियान के दौरान कुछ राज्य थे, जैसे अहमदनगर। अहमदनगर वही था जहां पर शाहजहां को विजय प्राप्त हुई थी और विजय प्राप्त होने के पश्चात खुर्रम से शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अहमदनगर जो कि अधीन था, कहा जाता है कि खुद को स्वतंत्र कर देता है और कहा जाता है 1629 से 1633 तक कई मुगल अभियान होते हैं। उसके पश्चात शाहजहां को सफलता मिलती है और शाहजहां पुनः आधिपत्य स्थापित करता है अहमदनगर। गोलकुंडा फिर बीजापुर, दक्षिण में एकमात्र अहमदनगर ही ऐसा होता है जहां पर शाहजहां को विजय प्राप्त होती है, लेकिन गोलकुंडा व बीजापुर के साथ सिर्फ संधि होती है, यानी विजय प्राप्त नहीं कर पाता। फिर क्या करता है? इन पर नियंत्रण रखने के लिए शाहजहां क्या करता है? अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाता है। ये दक्षिण अभियान। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसी दक्षिण अभियान के दौरान गोलकुंडा का जो सरदार था, गोलकुंडा का जो सरदार था मीर जुमला, गोलकुंडा का जो सरदार था मीर जुमला, जो इतिहास में मोहम्मद सैयद के नाम से भी जाना जाता है, ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था, जो उसके सिंहासन पे उसने जड़वाया। इसके पश्चात कंधार, कंधार के बारे में पिछले जहांगीर का टॉपिक चला था, तब बताया था कि कंधार
जहांगीर के समय मुगलों के हाथ से निकल गया था। पारस के शाह ने उस पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन अब क्या करता है, शाहजहां पुनः प्रयास करता है और 1639 ईस्वी में इस कंधार किले का जो किलेदार होता है अली मर्दान खां, वो क्या करता है, पारस के शाह से धोखा करते हुए यह कंधार किला शाहजहां को सौंप देता है। लेकिन कहा जाता है कि 1649 ईस्वी में यह किला पुनः मुगलों से स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि पुनः कहा जाता है कि पारस के शाह ने इन पर अधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी कहा जाता है कि जहांगीर के समय कंधार अधिपत्य जाता रहा, शाहजहां ने फिर तक भाग्य अच्छा था, किलेदार ने किला सौंप दिया, लेकिन फिर मौके का फायदा उठाते हुए पारस पुनः इस पर अधिपत्य स्थापित कर लेता है और ये हमेशा हमेशा के लिए मुगलों से स्वतंत्र हो जाते हैं। हालांकि शाहजहां इसके पश्चात भी औरंगजेब व दारा को इस अभियान पर भेजता है, लेकिन कहा जाता है कोई मतलब नहीं, यानी सफलता शाहजहां को नहीं मिलती, उसके पुत्रों को नहीं मिलती। तो आज के इस लेसन में इतना ही पर्याप्त है। कल शाहजहां के बारे में और विस्तार से जो इनके टॉपिक बचे हुए उन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।